हाय गाइस, स्वागत है आज आपका अपने चैनल एचपी स्टडी एक्सपर्ट में। आज की वीडियो में करेंगे हम 100 प्लस एचपी जी के क्वेश्चंस, साथ में उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस, यानी कि सभी प्रश्नों की एक उचित व्याख्या करेंगे और उनके जो उत्तर होंगे उनकी भी उचित व्याख्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो की है वो ये है कि ये वीडियो जो है वो बोथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों के लिए तैयार की गई है कि ऐसे लोग जिनको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन चाहिए उनके लिए इसमें इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन मिलेंगे, और जिनको हिंदी मीडियम में चाहिए उनके लिए हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन है, जिनको दोनों चाहिए उनके लिए दोनों में भी क्वेश्चन और आंसर्स दिए हुए हैं। और इस वीडियो में जो है हमने वही क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो ये है हमारी आज की वीडियो, शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी टॉप 100 प्लस एचपीजी के क्वेश्चंस की वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जलाल रिवर फ्लोज बिटवीन, यानी कि जलाल नदी किन के बीच में बहती है। तो इसमें ऑप्शंस दी गई है सैन धार और टपरोली धार, धारटी धार एंड शिलाई धार, सैन धार एंड धारटी धार, हरिपुर धार एंड नौहरा धार। तो ये सभी धारें जो हैं, ये सभी धारें आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। तो इनमें से कौन सी वो धारें हैं, दोनों धारें हैं जिनके बीच से जो है जलाल नदी बहती है। तो ये दोनों धारें हैं आपकी सैन धार और धारटी धार, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो जलाल नदी सिरमौर की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। यह सैन धार व धारटी धार के मध्य विभाजन रेखा बनाती है। इसका उद्गम स्थल बणी गांव के समीप स्थित है। बणी गांव जो है सिरमौर जिले की तहसील पच्छाद में आता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा है ऑलमोस्ट हाउ मैनी फोर्ट्स वर बिल्ड बाय गोरखास ड्यूरिंग देयर कैप्चर एट नाहन। गोरखाओं ने अपने आधिपत्य के दौरान नाहन में कितने किलों का निर्माण करवाया था। तो गोरखाओं ने जो है अपने आधिपत्य के दौरान, ऑप्शन दी हुई है हमारे पास 20, 25, 23, 15। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 20 किलों का निर्माण करवाया था। तो गोरखाओं ने जो है अपने सिरमौर प्रवास के दौरान 20 किलों का निर्माण करवाया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने काफ़ी समय तक इस क्षेत्र पर कब्जा करके रखा। और गोरखों ने सिरमौर पर 1803 से कब्जा करके रखा था, और यह कब्जा जो है 1815 तक, यानी कि एंग्लो गोरखा वॉर तक चला। यानी कि इन्होंने 1803 से लेकर 1815 तक जो है वो सिरमौर रियासत को कैप्चर करके रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद मंदोपलासा विलेज। मंदोपलासा गांव से कौन सी नदी संबंधित है। इसमें ऑप्शन दी गई है हमारे पास बाटा, गिरी, यमुना, ब्यास। तो इसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरी नदी। मंदोपलासा गांव से गिरी नदी संबंधित है। यह नदी कुप्पड़ चोटी से निकलती है जो कि जुब्बल में स्थित है, और जुब्बल जो है शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रिवर वर नोन एज सूरजमुखी रिवर। कौन सी नदी सूरजमुखी नदी के नाम से जानी जाती थी। तो इसका आपका ऑप्शंस दी हुई है आपके पास, ऑप्शन ए स्पीति रिवर, ऑप्शन बी मार्कंडे रिवर, ऑप्शन सी जलाल रिवर, ऑप्शन डी जांस्कर रिवर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जलाल रिवर। जलाल नदी को जो है पहले सूरजमुखी के नाम से जाना जाता था। एक मान्यता है कि सतयुग काल में भगवान परशुराम ने जब सहस्त्रबाहु का वध किया था तो उनका जो परशु था, जिसको फरसा भी कहते हैं, वो खून से रंगा हुआ था, और उन्होंने अपने फरसे को इस नदी के जल में धोया था, जिस कारण इस नदी का नाम जलाल पड़ा था, क्योंकि इस नदी का पानी लाल हो गया था। अगर बात करें इसके एंशियंट नेम की, तो इसका एंशियंट नेम जो था वो सूरजमुखी था, सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नागर शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है सूर्य टेम्पल जो कि नीरथ में है, ऑप्शन बी है साक्षी देवी टेम्पल जो कि चंबा में है, ऑप्शन सी है रॉक कट टेम्पल जो कि आपका कांगड़ा में है, और ऑप्शन डी है त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो कि आपका उदयपुर में है, लाहौल स्पीति में है। तो इसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉक कट टेम्पल जो कि मशरूर में स्थित है। मशरूर रॉक कट टेम्पल हिमाचल प्रदेश में नागर शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर लगभग 15 मंदिरों का समूह था जो कि 1905 के कांगड़ा भूकंप के दौरान नष्ट हो गए। इस मंदिर का निर्माण कश्मीर के शासक ललितादित्य ने करवाया था,
और इस मंदिर को एकाश्म मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एकाश्म मंदिर क्यों कहा जाता है इसको? एकाश्म मंदिर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पत्थरों को काट कर बनाया गया था, उनको तराशा गया था, उनको काटा गया था, उसके पश्चात ये मंदिर बने थे। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, इसको बनाया किसने था, सॉरी, तो ये ललितादित्य जो कि कश्मीर के शासक थे, इन्होंने बनवाया था। और एक मान्यता भी है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एसोसिएटेड विद पिरामिड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो पिरामिड शैली का मंदिर है? तो ऑप्शन है आपके पास त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, त्रिपुरी सुंदरी टेम्पल, चंडिका टेम्पल, ब्रजेश्वरी टेम्पल और हाटकोटी टेम्पल। जो त्रिपुरी सुंदरी टेम्पल है आपका, ये है आपका जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर, वहाँ पर स्थित है। और चंडिका टेम्पल आपका डिस्ट्रिक्ट के नौर में स्थित है। ब्रजेश्वरी मंदिर आपका कांगड़ा में स्थित है। और हाटकोटी मंदिर, जो इसका सही जवाब है वो है हाटकोटी मंदिर, ये पिरामिड शैली का मंदिर है। यह मंदिर जुब्बल घाटी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में केवल जुब्बल घाटी में ही पिरामिड शैली के मंदिर पाए जाते हैं, बाकी आपको प्रदेश में कहीं भी पिरामिड शैली के मंदिर देखने को नहीं मिलेंगे। जुब्बल घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है और यह शिमला जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल स्टाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश एसोसिएटेड विद कांगड़ा पेंटिंग्स? तो इनमें से कौन सा मंदिर निर्माण शैली जो है इनमें से कौन सी मंदिर निर्माण शैली में कांगड़ा चित्रकला शैली का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए फ्लैट रूफ समतल शैली, ऑप्शन बी डोम शेप यानी कि गुम्बदाकार शैली, ऑप्शन सी शिखर स्टाइल यानी कि शिखर शैली। शिखर शैली को नागर शैली भी कहा जाता है, इसको इस बात को ध्यान में रखिएगा। नागर शैली इसलिए क्योंकि प्राचीन समय में क्या होता था, जो नागर शैली है वो वहाँ पे डेवलप होती थी जहाँ पर कोई भी रियासत होती थी या नगर होता था, उसकी कैपिटल होती थी। उस कैपिटल में जो राजा लोग होते थे वो कंस्ट्रक्शन करते थे, चाहे वो मंदिर बनाते थे या कुछ अदर्स मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, तो वो नगर शैली यानी कि नगर में बनते थे, इसलिए उसको नागर शैली भी कहा गया, यानी कि वो शिखर शैली के होते थे, लेकिन नगर में बनने के कारण इसका नाम नगर शैली पड़ा। और ऑप्शन डी है पैगोडा शैली यानी कि पैगोडा स्टाइल। इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा आपका फ्लैट रूफ स्टाइल यानी कि समतल शैली। समतल छत शैली में कांगड़ा शैली का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस शैली के बने हुए मंदिरों में कांगड़ा शैली के चित्रों को उकेरा गया है। उदाहरण के लिए अगर इसका एग्जाम्पल दे तो सुजानपुर टिहरा का नर्वदेश्वर महादेव मंदिर इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ स्वान रिवर? स्वान नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है सोम नदी यानी कि सोम रिवर, ऑप्शन बी सोमभद्रा रिवर, ऑप्शन सी बाणगंगा और ऑप्शन डी शिवा रिवर यानी कि शिव नदी। तो इसका सही जो जवाब है आपका वो है ऑप्शन बी सोमभद्रा नदी। स्वान नदी का प्राचीन नाम सोनभद्रा यानी कि सोमभद्र, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप हो चुका है तो यहाँ पे सोमभद्रा होगा, सोमभद्रा नदी है। यह नदी उन्ना जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस नदी को इसकी अपर्दन क्षमता के कारण दुख की नदी रिवर ऑफ सॉरो के नाम से जाना जाता है। इसकी 73 छोटी व बड़ी सहायक नदियां हैं, ठीक है, किसकी? स्वान नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरजकुंड मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? सूरजकुंड टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? तो ऑप्शन ए है आपका इसमें मंडी, ऑप्शन बी है कुल्लू, ऑप्शन सी है कांगड़ा और ऑप्शन डी है आपका शिमला। तो सूरजकुंड मंदिर है आपका सुंदरनगर में स्थित है। बेसिकली ये अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाएगा तो मंडी जिले में स्थित है। यह मंदिर सुकेत रियासत में स्थित था जो कि वर्तमान मंडी जिले में पड़ती है। यह मंदिर सुकेत के शासकों ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है तथा यह सुंदरनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, विच टाउन इज नोन एज द्रोणाचार्य टाउन? यानी कि किस कस्बे को द्रोणाचार्य के कस्बे के रूप में जाना जाता है या द्रोणाचार्य की नगरी के रूप में जाना जाता है? दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, द्रोणाचार्य के कस्बे के रूप में या द्रोणाचार्य की नगरी के रूप में। तो इसका ऑप्शंस दी हुई है आपके पास, मैडी, गगरेट, बैजनाथ और कांगड़ा। तो इसमें से ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। गगरेट को द्रोणाचार्य के कस्बे के रूप में जाना जाता है या द्रोणाचार्य की नगरी के रूप में जाना जाता है। यह स्थान उन्ना जिले में स्थित है। यहाँ पर द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुलदुंग पर्वत, जिसको रुलदुंग भी लिखा होता है कई जगह,
वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है रुलडुंग पर्वत? तो ऑप्शन ए है कल्पा, ऑप्शन बी काजा, ऑप्शन सी सांगला, ऑप्शन डी पांगी। तो रुलडुंग पर्वत है आपका कल्पा में स्थित है। रुलडुंग पर्वत कल्पा में स्थित है। यह पर्वत भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और वहाँ के स्थानीय लोग इसकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच टेम्पल इज बिलीव टू हैव इट्स आर्टिजन्स फ्रॉम उड़ीसा एंड डेक्कन? तो किस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसके निर्माण करने वाले कारीगर उड़ीसा दक्कन से आए थे? किस मंदिर के बारे में, मतलब ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके निर्माण करने के लिए कारीगर जो है वो उड़ीसा और दक्कन से आए थे, यानी कि साउथ इंडिया से आए हुए थे? तो ऑप्शन है इसमें नीरथ जो कि सूर्य मंदिर है, ऑप्शन बी सूरज कुंड मंदिर जो कि सुंदरनगर में है, ऑप्शन सी रॉक कट टेम्पल जो कि मशरूर में है, और ऑप्शन डी पंचवक्त्र मंदिर जो कि मंडी में है। तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रॉक कट टेम्पल, मशरूर वाला। ठीक है, मशरूर रॉक कट टेम्पल के बारे में यह माना जाता है कि इसका निर्माण करने वाले कारीगर उड़ीसा व दक्कन से आए हुए थे। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी जो निर्माण शैली है उसमें द्रविड़ शैली का प्रभाव भी देखा जाता है, जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित थी। द्रविड़ शैली क्योंकि उसमें मंडप वगैरह जो गोपुरम होते थे, मंडप होते थे, जो कि इसके कंपोनेंट है द्रविड़ शैली के, वो इस मंदिर में भी वो शैली देखने को मिलती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसके जो कारीगर थे वो उड़ीसा और दक्कन से आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानतलाई लेक यानी कि मनतलाई झील जो है किस जिले में स्थित है? इट्स सिचुएटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट? तो ऑप्शन ए है चंबा, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी सिरमौर, ऑप्शन डी किन्नौर। तो मनतलाई झील भी लिखा होता है और मानतलाई भी लिखा होता है, दोनों एक ही है। तो ये झील है आपकी ऑप्शन बी कुल्लू जिले में ये झील आपकी स्थित है, मानतलाई झील। इस झील से पार्वती नदी का उद्गम होता है। पार्वती नदी ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह शमशी के करीब ब्यास नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ कुल्लू इज डिस्क्राइब्ड इन अकबरनामा? अकबरनामा में कुल्लू के किस शासक का वर्णन मिलता है, या फिर कुल्लू के किस शासक का वर्णन अकबरनामा में मिलता है? तो ऑप्शन है आपके पास भगतमल, सिद्धपाल, जगतपाल और बहादुर सिंह। तो इसका आपका जो जवाब होगा वो होगा भगतमल। भगतमल का वर्णन जो है वो अकबरनामा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड? निम्नलिखित में से किसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए धर्मशाला, बी खजियार, सी मैक्लोडगंज और डी डलहौजी। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका खजियार। खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। यह चंबा जिले में स्थित है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा 1992 में मिला हुआ है। 1992 में इसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा मिला है खजियार को। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। ठीक है, मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन डाले हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि वही क्वेश्चन डाले हुए हैं जो मोस्टली आस्क्ड है, जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अंडर हुज चेयरमैनशिप द मंडी कॉन्फ्रेंस इन 1946 वॉज हेल्ड एट मंडी? तो किसकी अध्यक्षता में मंडी में मंडी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? कॉन्फ्रेंस का नाम था मंडी कॉन्फ्रेंस, और यह कहाँ पर आयोजित की गई थी? यह मंडी में आयोजित की गई थी। तो इसकी अध्यक्षता में ऑप्शन में है आपके पास ऑप्शन ए कर्नल जीएस ढिल्लो, ऑप्शन बी राणा दुर्गा सिंह, ऑप्शन सी बस्ती राम और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कर्नल जीएस ढिल्लो की अध्यक्षता में यह कॉन्फ्रेंस 1946 में मंडी जिले में हुई थी। इसको मंडी कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फॉर whom डिड द तिब्बतियन पीपल यूज द टर्म गारजा? तो तिब्बती लोग किस क्षेत्र के लिए गारजा शब्द का प्रयोग करते थे? गारजा शब्द का अर्थ है अज्ञात देश, मतलब अर्थात ऐसा देश जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए पांगी, ऑप्शन बी स्पीति, ऑप्शन सी लाहौल और ऑप्शन डी किन्नौर। तो लाहौल के लिए जो है गारजा शब्द का प्रयोग करते थे तिब्बती लोग, और गारजा शब्द का अर्थ है आपका अज्ञात देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैली इज लोकली नेम्ड रंगोली? किस घाटी का स्थानीय नाम रंगोली है? ऑप्शन है चंद्राभागा वैली, ऑप्शन बी चंद्रा वैली, ऑप्शन सी पत्तन वैली और ऑप्शन डी नैनगाहर वैली। तो इसका सही जो जवाब है वो है आपका चंद्रा वैली। चंद्रा वैली का स्थानीय नाम है आपका रंगोली, रंगोली चंद्रा घाटी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच किंग ऑफ मंडी हैड 18 सन्स एंड
ऑल ऑफ देम डाइड बिफोर हिम एंड देयर वॉज नो हेयर टू द थ्रोन। तो मंडी के किस राजा के 18 पुत्र थे और वे सभी उसके सामने मर गए और राजगद्दी के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। तो इसका है आपके पास ऑप्शन है ए जीत सेन, बी सूरज सेन, सी श्याम सेन और डी गौर सेन। तो इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन बी सूरज सेन। सूरज सेन के 18 पुत्र उसी के सामने मर गए थे। राजा सूरज सेन द्वारा दमदमा महल का निर्माण करवाया गया था तथा राजा सूरज सेन ने ही रिवालसर के समीप नैना देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया था और राजा सूरज सेन ने ही शिवरात्रि मेले की शुरुआत की थी और अपना सारा राजपाट जो माधवराव देवता थे, मंडी के आराध्य देवता जिनको माना जाता है, उनको समर्पित कर दिया था। किसने? राजा सूरज सेन ने। और इन्होंने कमला फोर्ट का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, कमला फोर्ट का निर्माण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टांकरी स्क्रिप्ट इज बोर्न फ्रॉम विच स्क्रिप्ट। कि टांकरी लिपि का जन्म किस लिपि से हुआ है? तो टांकरी लिपि का जन्म हुआ है आपका ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी खरोष्ठी और ऑप्शन डी देवनागरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शारदा लिपि। टांकरी लिपि का जन्म शारदा लिपि से हुआ है। हिमाचल प्रदेश की चंबा रियासत में सबसे अधिक टांकरी लिपि का प्रयोग होता था। कब? प्राचीन समय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वनी रिवर, जिसको असनी खड्ड भी कहा जाता है, अश्वनी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। अश्वनी खड्ड किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी घग्गर और ऑप्शन डी ब्यास। तो अश्वनी खड्ड जो है आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है और यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कुल 22 किलोमीटर बहती है। यमुना नदी का जो पौराणिक संबंध है वो सूर्य देवता से है तथा इसका वैदिक नाम कालिंदी है। वैदिक नाम कालिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, विच प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय द परमारा और पंवारा डायनेस्टी रूलर। यानी कि किस रियासत की स्थापना परमार या पंवार वंशीय शासक ने की थी? ऑप्शन है आपके पास बघाट, ऑप्शन बी बघाल, ऑप्शन सी कुनिहार और ऑप्शन डी कुठार। तो इसमें से ऑप्शन बी, जिसको बाघल कहते हैं, बाघल रियासत, उसकी स्थापना जो है वो परमार वंश के शासक राजपूत अजय देव ने की थी। ठीक है, परमार वंश के शासक राजपूत अजय देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज बिहाइंड द कैप्चर ऑफ वजीर राम सिंह पठानिया। वजीर राम सिंह पठानिया को पकड़वाने के पीछे किसका हाथ था? तो वजीर राम सिंह पठानिया आपको पता है कि नूरपुर रियासत से संबंधित थे, नूरपुर रियासत के वजीर थे। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास ए प्रमोद चंद, बी जगत चंद, सी पहाड़ चंद और डी पहाड़ सिंह। ठीक है, तो इसमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पहाड़ चंद। वजीर राम सिंह पठानिया को पकड़वाने के पीछे उनके मित्र पहाड़ चंद का हाथ था। राम सिंह पठानिया नूरपुर रियासत से संबंधित थे और सर्वप्रथम नूरपुर रियासत ने ही अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, यानी कि विद्रोह शुरू किया था। तो ये सबसे पहले नूरपुर रियासत ने किया था 1848 में। 1848 में किसके नेतृत्व में? वजीर राम सिंह पठानिया के नेतृत्व में। और नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? नूरपुर रियासत की स्थापना की थी आपकी जेठपाल ने, जो कि एक तोमर वंशीय राजपूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रेवेलिन अरोज इन द डोडरा क्वार रीजन एडजॉइनिंग गढ़वाल ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ बूशहर। तो बूशहर रियासत के गढ़वाल के साथ लगते डोडरा क्वार क्षेत्र में विद्रोह कब उठ खड़ा हुआ था? तो इसमें है ऑप्शन 1897, 1906, 1905 और 1895। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी 1905 में। यह विद्रोह 1905 में उठ खड़ा हुआ था और यह विद्रोह किसानों का विद्रोह था, एक किसानों का कृषकों का विद्रोह था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द ए.ओ. ह्यूम हाउस लोकेटेड। तो ए.ओ. ह्यूम का निवास स्थान कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन ए बालूगंज, ऑप्शन बी जाखू हिल, ऑप्शन सी रिज और ऑप्शन डी समर हिल। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जाखू हिल पर ए.ओ. ह्यूम का निवास स्थान स्थित था। इसका नाम रॉथनी कैसल था। इस भवन में रहकर ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार सबके सामने रखा था। मतलब ये जो विचार पैदा हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने का, वो इसी भवन में, रॉथनी कैसल भवन में ए.ओ. ह्यूम के मन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, हरदेव राम ऑफ मंडी रीजन हु वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन
ज्वाइंड विच पार्टी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो मंडी क्षेत्र के हरदेव राम जो कि पेशे से अध्यापक थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपके ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी गदर पार्टी है, ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी है और ऑप्शन डी स्वराज पार्टी है। तो जो हरदेव राम थे आपके अध्यापक थे, पेशे से मंडी जिले से संबंधित थे, ये जुड़े होते आपके ऑप्शन बी गदर पार्टी से, ठीक है, गदर पार्टी से। और बाद में वे स्वामी पूर्णानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, बाद में स्वामी पूर्णानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज स्वामी पूर्णानंद। हमने अभी डिस्कस किया कि किस स्वतंत्रता सेनानी को स्वामी पूर्णानंद के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने डिस्कस लिया है, इसका सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी हरदेव राम को। हरदेव राम को जो है जाना जाता है किस नाम से? स्वामी पूर्णानंद के नाम से, क्योंकि जब बीच में ये इन्होंने खुद को हाइड कर लिया था, छुपा लिया था अंग्रेजों से, उस समय इन्होंने एक साधु का वेश धारण किया था और अपना नाम स्वामी पूर्णानंद रख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु रोट अ स्मॉल बुक ऑन द धामी मूवमेंट कॉल्ड वार्निंग। तो धामी पुस्तक पर चेतावनी नाम से छोटी पुस्तक किसने लिखी थी? चेतावनी नाम से पुस्तक का नाम था, छोटी पुस्तक थी उसका नाम था चेतावनी। तो ऑप्शन ए है सीताराम, ऑप्शन बी शांति स्वरूप धवन, ऑप्शन सी पंडित पद्मदेव, ऑप्शन डी भागमल सोटा। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए सीताराम, सीताराम, ठीक है। धामी रियासत पर चेतावनी नाम से छोटी पुस्तक सीताराम ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज फ्रीडम फाइटर्स वाज एसोसिएटेड विद आर्य समाज। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी आर्य समाज से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी है आपका हृदयराम, ऑप्शन सी है पंडित पद्मदेव और ऑप्शन डी है मियाँ चूचू। तो इसमें जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन सी पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ आर्य समाज के भी सदस्य थे और प्रदेश में वे आर्य समाज का प्रतिनिधित्व भी करते थे, ठीक है, पंडित पद्मदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन विक्रम बत्रा हु रिसीव्ड परमवीर चक्र वाज बोर्न इन विच विलेज। तो परमवीर चक्र प्राप्त कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म किस गांव में हुआ था? इसमें है आपके पास ऑप्शन ए ओयल, ऑप्शन बी घुग्गर, ऑप्शन सी पालमपुर, ऑप्शन डी बागोरी, बागोरी। तो इसका सही जो जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन बी घुग्गर। कैप्टन विक्रम बत्रा के गांव का नाम घुग्गर है जो कि पालमपुर में स्थित है। कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना के एक अधिकारी थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की थी और उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे आपने परमवीर चक्र लिखना है, परवीर चक्र नहीं परमवीर चक्र, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट अ बुक नेम्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए है आपके पास श्री विशधर, ऑप्शन बी श्री ठाकुर सेन नेगी, ऑप्शन सी श्री शिवानंद फैमिली, ऑप्शन डी सरदार शोभा सिंह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी श्री ठाकुर सेन नेगी ने यह पुस्तक लिखी थी। यह एक भारतीय राजनेता भी थे तथा यह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, बीजेपी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड सरदार शोभा सिंह एस्टेब्लिश द इको स्कूल ऑफ आर्ट। सरदार शोभा सिंह ने इको स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पे स्थापित किया था? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए पालमपुर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी पठानकोट, ऑप्शन डी अंद्रेटा। तो इसमें जो सही जवाब है इसका वो है लाहौर। तो ये जो स्कूल था सरदार शोभा सिंह ने ये स्कूल लाहौर में स्थापित किया था। शोभा सिंह, यहाँ पे सुबह लिखा हुआ है तो इसको शोभा पढ़ना है आपने, ठीक है। शोभा सिंह पंजाब के सबसे अच्छे चित्रकारों में से एक माने जाते थे। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कांगड़ा के अंद्रेटा में स्थित है। ये क्वेश्चन आता है कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है? ये कांगड़ा के अंद्रेटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका कीरग्राम इज द एंशियंट नेम ऑफ वैजनाथ विच यूज टू बी द कैपिटल ऑफ विच कास्ट इन एंशियंट टाइम्स। तो कीरग्राम वैजनाथ का प्राचीन नाम है जो कि प्राचीन समय में किस जाति की राजधानी हुआ करता था? कौन किसकी बात हो रही है? बैजनाथ की बात हो रही है। उसका जो प्राचीन नाम था वो कीरग्राम था और वो प्राचीन समय में राजधानी होता था आपका, ऑप्शन में है किन्नर। ये दूसरी जो ऑप्शन है वो किरात है, यहाँ पे किराए हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, किरात, ठीक है। इसको मिस्टेक को ठीक कर लेना है, किरात। और ऑप्शन सी है कोल जाति और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो बैजनाथ जो था वो कीरग्राम के नाम से ये किरातों से संबंधित था, ठीक है, किरातों से। जो किरात जाति होती थी प्राचीन समय में
उसके जो राजधानी होती थी वो होती थी आपकी कीरग्राम। इसी नाम पर, किरातों के नाम से ही इसका नाम कीरग्राम पड़ा था। तो वर्तमान जो इसका नाम है वो वैजनाथ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मर्चेंट ब्रदर्स मानूक एंड आहूक built the Bajnath temple. What date is the reconstruction of this temple inscribed on the inscription? तो मनियुक व आहूक दो व्यापारी भाइयों ने बैजनाथ मंदिर बनवाया। शिलालेख पर इस मंदिर के पुनः निर्माण की तिथि क्या अंकित की गई है? तो ऑप्शन दी हुई है आपके पास 604 एडी, 804 एडी, 1204 एडी, 1303 एडी। तो शिलालेख पर इसकी जो तिथि अंकित की गई है वो की गई ऑप्शन बी 804 एडी। यह मंदिर जो रिकंस्ट्रक्शन किया गया था मन्युक और आयुक दो व्यापारियों के द्वारा, इसकी जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर जो शिलालेख रखा हुआ है उस पर जो तिथि मिलती है वो मिलती है 804 एडी, यानी कि 804 ईस्वी में इस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था, यानी कि ये मंदिर उससे भी पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ विनवा रिवर? विनवा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है सोमभद्रा, ऑप्शन बी है कंदुका, ऑप्शन सी है बिंदुका और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो विनवा नदी का जो प्राचीन नाम था वो ये दोनों नाम थे, कंदुका भी और बिंदुका भी। ठीक है, आपको पुस्तक में यानी कि बुक्स में ये दोनों नाम पढ़ने को मिलेंगे, तो इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, कंदुका भी और बिंदुका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूरिंग विच किंग्स टेन्योर डिड द लायन यानी कि सिंह सफिक्स बी एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द चंबा किंग? यानी कि किस राजा के कार्यकाल में चंबा राजा के नाम के साथ, चंबा के राजा के नाम के साथ सिंह प्रत्यय जोड़ा जाने लगा था? तो कौन सा राजा था जिसने अपने नाम के साथ सिंह लगाना शुरू किया था पहली बार? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास प्रताप सिंह वर्मन, बालभद्र वर्मन, उदय सिंह और पृथ्वी सिंह वर्मन। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, प्रताप सिंह वर्मन ने जो है सबसे पहले अपने नाम के साथ सिंह प्रत्यय यानी कि सिंह सफिक्स लगाना शुरू किया था। इसके बाद जो भी शासक आए उन्होंने अपने नाम के साथ सिंह लगाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट अ गुरुद्वारा इन रिवाल्सर इन 1930? कि रिवाल्सर में किसने, यहाँ पे जिसने की जगह होगा किसने 1930 में गुरुद्वारा बनवाया था? तो ऑप्शन ए है बाई अ बुद्धिस्ट प्रिस्ट, एक बुद्धिस्ट प्रिस्ट के द्वारा। ऑप्शन बी है राजा जोगिंदर सेन के द्वारा जो मंडी के राजा थे। ऑप्शन सी है बाई एन अननोन सिख, यहाँ पे दिख नहीं होगा सिख होगा, बाई एन अननोन सिख, एक अजनबी यानी कि एक अननोन सिख के द्वारा, एक स्ट्रेंज व्यक्ति जो सिख था उसने ये बनाया था। और डी है इसका सिख कम्युनिटी के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, राजा जोगिंदर सेन ने जो है 1930 में रिवाल्सर में गुरुद्वारा बनाया था। और ये गुरुद्वारा उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में बनवाया था, जब गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर ठहरे थे उसकी स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मकरा फोक डांस ड्रामेटिकली डिपिक्ट्स द मर्डर ऑफ विच टेरेनिकल रूलर? कि जो मकरा फोक डांस है वो ड्रामेटिकली, अगर बात करें कि मकर लोक नृत्य जो है वो किस अत्याचारी शासक की हत्या को नाटकीय रूप में दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास भूट राजा, ऑप्शन बी बुशहर के राजा की हत्या, ऑप्शन सी किन्नौर के राजा की हत्या, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो मकर लोक नृत्य है वो भोट राजा की नाटकीय रूप से जो हत्या की जाती है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो भोट राजा था उस समय लंगदर्मा, उस राजा का नाम था लंगदर्मा जो कि एक अत्याचारी शासक था। तो उसकी मृत्यु के बाद लोग बहुत खुश हुए थे, तो उसी खुशी को बरकरार रखने के लिए ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में ये डिपिक्ट करवाया जाता है, ड्रामेटिकली डिपिक्ट करते हैं कि कैसे जो है उसको मारा गया था, भोट राजा लंगदर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन जाति किसे माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है किन्नर, किरात, कोल और भूट। तो सबसे प्राचीन जनजाति जो जाति जो है हिमाचल प्रदेश की वो है कोल जाति। ठीक है, कोल जाति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिलीजन इज फॉलोड बाय लोहला ट्राइब? लोहला जनजाति किस धर्म की अनुयायी है? तो ऑप्शन ए है ओनली बुद्धिज्म, कि सिर्फ बुद्धिज्म को फॉलो करती है। ऑप्शन बी है ओनली हिंदुइज्म, कि सिर्फ हिंदुइज्म को फॉलो करती है। ऑप्शन सी है बोथ हिंदू एंड बुद्धिज्म, कि दोनों हिंदू और बुद्धिज्म को फॉलो करती है। और ऑप्शन डी है इनमें से किसी को फॉलो नहीं करती, यानी कि किसी थर्ड रिलीजन को फॉलो करती है। तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ हिंदू एंड बुद्धिज्म। जो लोहला ट्राइब है आपका वो दोनों हिंदू और बुद्धिज्म को फॉलो करता है।
ठीक है। लाहौल के निवासियों को स्थानीय भाषा में लाहौले कहा जाता है, ठीक है, लाहौले कहा जाता है उनको स्थानीय भाषा में। और जो स्पीति के हैं स्थानीय निवासी उनको भोट कहा जाता है, भोट कहा जाता है। लाहौल के निवासी जो है हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के अनुयायी हैं, ठीक है, दोनों को फॉलो करते हैं। और इनकी उत्पत्ति जो है आर्य तथा मंगोल श्रेणी के लोगों से हुई है, इसलिए इनको मंगोलियाड भी कहा जाता है, ठीक है। लोहला जनजाति की उत्पत्ति आर्य और मंगोल श्रेणी के दोनों प्रकार के लोगों से हुई है, इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलॉयड हैं या मंगोलियाड हैं, तो ये मंगोलियाड है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में करेंगे मंगोलियाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेटी इज कॉल्ड बाय द नेटिव्स एज ग्रेन गुरु, यानी कि किस स्थानीय देवता को वहाँ के मूल निवासी अनाज गुरु के नाम से पुकारते हैं, अनाज गुरु के नाम से। तो इसमें ऑप्शन ए घेप्पन देवता, ऑप्शन बी है मृकुला देवी, ऑप्शन सी है त्रिलोकीनाथ, ऑप्शन डी है टोटम, ठीक है। ये टोटेम क्या होता है, टोटेम होता है कुल देवता, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब होगा आपका वो होगा आपका त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ देवता को वहाँ के लोग अनाज गुरु के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग हिंदू तथा बौद्ध पूजा करते हैं। त्रिलोकीनाथ मंदिर में मतलब जो दोनों समुदाय हैं, हिंदू समुदाय भी और बौद्ध समुदाय भी, वो अपनी अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ पर पूजा करते हैं। जो मंदिर है त्रिलोकीनाथ का मंदिर, वहाँ पर जो कारदार होता है वो हिंदू धर्म का होता है और जो पुजारी होता है वो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाला होता है, जिसको लामा भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एक लामा यहाँ का पुजारी होता है। फिर त्रिलोकीनाथ को जो है भगवान शिव से संबंधित माना जाता है, जबकि जो बौद्ध गुरु पद्मसंभव थे, यहाँ पे बहुत नहीं होगा, यहाँ पे बौद्ध होगा, जो बौद्ध गुरु पद्मसंभव थे उन्होंने इस स्थल को बौद्ध स्थल का दर्जा दिया था और इसे जो बुद्धिस्ट है वो इसे अवलोकितेश्वर के नाम से जानते हैं। तो इस मंदिर के दो नाम है, एक तो त्रिलोकीनाथ हो गया, दूसरा अवलोकितेश्वर हो गया, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आता भी है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अगर एज ए त्रिलोकीनाथ बात करें तो त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था कश्मीर के राजा ललितादित्य ने, ठीक है, कश्मीर के राजा ललितादित्य ने। लेकिन बात जब क्वेश्चन आएगा कि इसको बौद्ध स्थल का दर्जा किसने दिया था, तो वो बौद्ध स्थल का दर्जा दिया था पद्मसंभव ने, और इसको इसलिए अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम आर द खाम्पा रिसाइडिंग इन रामपुर बुशहर, कि रामपुर बुशहर में रहने वाले खाम्पाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है आपका पित्ती खाम्पा, ऑप्शन बी है गर्जा खाम्पा, ऑप्शन सी है नेखोर खाम्पा और ऑप्शन डी है खुन्नू खाम्पा। तो जो आपके बुशहर में रहने वाले खाम्पा हैं उनको ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उनको खुन्नू खाम्पा के नाम से जाना जाता है। तो जो और ये खाम्पा जनजाति है क्या कि जो तिब्बती लोग भारतीय सीमा में आने के बाद से अभी तक घुमंतु जीवन जी रहे हैं, यानी कि वो अभी भी एक नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं या नोमैडिक लाइफ बिता रहे हैं, उनको खाम्पा कहा जाता है। यह एक व्यापारिक जनजाति है, ये भारत और तिब्बत में व्यापार करते हैं। महिलाएं, उनकी जो महिलाएं होती हैं, जो औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो सुई, कंघा, जम्बू, हींग आदि बेचने के लिए गांव-गांव जाती हैं। ये लोग घोड़ों का भी व्यापार करते हैं। किसकी बात हो रही है, खाम्पाओं की बात हो रही है। और आमतौर पर जो घोड़े होते हैं, खासकर जो चामुर्थी घोड़े होते हैं, यानी कि जो तिब्बती घोड़े होते हैं, जिनको ये स्पीति से लाते हैं, जो स्पीति में भी पाए जाते हैं और तिब्बत में भी पाए जाते हैं, उनको रामपुर बुशहर का जो प्रसिद्ध लवी मेला है उसमें इनका व्यापार करते हैं। जो कुछ खाम्पा हैं वो तंबुओं में रहते हैं तथा कुछ प्राकृतिक गुफाओं में अपना डेरा डालते हैं। तो जो ऐसे लोग जो गुफाओं में डेरा डालते हैं उनको भैरव जाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो टिहरी गढ़वाल का जो क्षेत्र है, ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे खाम्पा लोग मिलेंगे जो गुफाओं में रहते हैं, जिनको भैरव जाड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नोमैडिक, कि इनमें से घुमंतु कबीला कौन सा है जो नोमैडिक है। तो ऑप्शन ए है किन्नर, ऑप्शन बी गुज्जर, ऑप्शन सी मुस्लिम गुज्जर, ऑप्शन डी भोट। तो इसमें आपका गुज्जर में जो है आपके हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर भी आ जाते हैं, लेकिन जो हिंदू गुज्जर हैं वो घुमंतु नहीं है, ठीक है, वो घुमंतु नहीं है, वो एक ही स्थान पर रह के अपना व्यवसाय या कृषि जो भी करते हैं वो करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मुस्लिम गुज्जर जो है वो आपके नोमैडिक है। तो गुज्जर का संबंध जो है वो उनको हूण जाति के वंशज माना जाता है। गुज्जर लोग हिमाचल के मूल निवासियों में से नहीं है, किसी समय में यह लोग हिंदू कुश पर्वत के पार से भारत में आए थे, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं, और फिर यहीं के होकर रह गए, और जब यहाँ पे आ गए तो यहीं पे बस कर यहीं के ही ये लोग बन गए। हिंदू और मुस्लिम दोनों में गुज्जर जनजाति पाई जाती है, लेकिन केवल मुस्लिम गुज्जर ही
घुमंतु है। ठीक है, मुस्लिम गुर्जर अपने पशुओं के साथ जो है वो प्रवास करते रहते हैं और ये दूध और घी बेचते हैं। ठीक है, कभी कभी अपने पशु भी बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल इज कॉल्ड द बुल ऑफ शिवा, यानी कि किस पशु को शिवजी का बैल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है गर्जफ, ऑप्शन बी है जोफो, ऑप्शन सी है डिमो और ऑप्शन डी है आपका जोमो। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन बी है जोफो, जोफो को जो है शिवजी का बैल माना जाता है। ठीक है, जोफो को शिवजी का बैल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज डिस्क्राइब्ड चंबा एज द टेरिटरी ऑफ गद्दी और गब्दिका, किसने चंबा का वर्णन गद्दी या गब्दिका के प्रदेश के रूप में किया है। तो ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है वेदव्यास और ऑप्शन डी है वशिष्ठ सेज यानी कि वशिष्ठ ऋषि। तो चंबा का वर्णन जो है गद्दी और गब्दिका, चंबा के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है गद्दी और गब्दिका, वो शब्द का प्रयोग किया है आपका ऑप्शन बी पाणिनि ने। ठीक है, पाणिनि ने। तो गद्दी लोग जो है वो चंबा भरमौर क्षेत्र के निवासी हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह खत्री जाति के लोग माने जाते हैं जो मुसलमानों के आक्रमण के कारण पहाड़ों की ओर भागकर आ गए थे, परंतु यह बात सच नहीं लगती है। गद्दी हिमाचल के मूल निवासियों में से एक हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में गद्दी और गब्दिका शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका सीधा संबंध जो है वो आपके चंबा जिले से, यानी कि उस समय चंबा जिले को हो सकता है गब्दिका के नाम से जाना जाता हो, क्योंकि वहाँ पे गद्दी लोग निवास करते थे। और सर्दियों में जो ये गद्दी लोग होते हैं ये ठंडे इलाकों को छोड़कर निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं और गर्मी पड़ने पर ऊपर के क्षेत्रों में चले जाते हैं। गद्दी लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे गदियार कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे ये सरवाइव करते हैं, रहते हैं, अपना रहन सहन करते हैं, उस क्षेत्र को गदियार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सप्त एनुअल लेबर मैरिज इज प्रेवलेंट इन विच ट्राइब, कि जो सप्त एनुअल लेबर मैरिज है, जो सप्त वार्षिक श्रम विवाह है, वो किस जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन ए है गद्दी ट्राइब, ऑप्शन बी है पंगवाल ट्राइब, ऑप्शन सी है किन्नर ट्राइब और ऑप्शन डी है आपका स्वांगला ट्राइब। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका पंगवाल ट्राइब। ठीक है, पंगवालों में जो है आपका सप्त वार्षिक श्रम विवाह पाया जाता है। जो इस प्रदेश के निवासियों का धर्म जो है वो हिंदू धर्म होता है। जो पंगवाल होते हैं वो हिंदू धर्म से ही संबंधित होते हैं। और कुछ तिब्बती लोग भी यहाँ पर रहते हैं जिनको भोट के नाम से जाना जाता है, यानी कि पांगी में जो लोग रहते हैं उनको भोट के नाम से भी जाना जाता है। पांगी में रहने के कारण इनका नाम पंगवाल पड़ा हुआ है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि पांगी में रहने के कारण नाम पंगवाल पड़ा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पंगवाल के नाम से जो है पांगी का नाम पड़ा। तो यहाँ के जो निवासी हैं उन पर बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर काम जो है वो लामाओं से पूछकर किया जाता है, चाहे वो मरने जीने पर आवश्यक जो धार्मिक कर्म क्रिया होती हैं वो सारी जो है लामाओं से पूछकर की जाती है। और यहाँ पर जो है एक घास का जूता बहुत फेमस है जिसे यहाँ पे पूला कहा जाता है। तो ये पांगी के जो लोग हैं वो घास का पूला पहनते हैं। जो पूले बनाने का काम करती हैं वो यहाँ की औरतें करती हैं। और जो अगर बात करें कि किलाड़ से चंबा जाने तक जो है 20 पुलें टूटती हैं। इस प्रकार जो पंगवाल जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, वो जब कभी भी चंबा जाते हैं तब राशन के साथ जो है साथ में एक पुलों का जोड़ा, एक्स्ट्रा जोड़ा भी कह सकते हैं, पुलों का बोझा उठाकर ले जाते हैं। पंगवालों में जो है वो बहुपति प्रथा भी पाई जाती है। ठीक है, बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा का मतलब है कि एक पत्नी बहुत सारे पति, बहुत सारे का मतलब ज़्यादा 10 या 15 नहीं, सिर्फ 3 4 5 6 इतने करीब पति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मेन ट्राइब लिविंग इन पांगी रीजन, कि पांगी क्षेत्र में रहने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी, अभी मैंने डिस्कस किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पंगवाल। पांगी क्षेत्र में रहने के कारण पंगवाल नाम पड़ा है। चंबा के पांगी क्षेत्र के लोगों को पंगवाल कहते हैं। पांगी घाटी चंद्रा भागा और संसारी नाले के बीच स्थित है। पांगी एक दुर्गम क्षेत्र है जिसका सर्दियों में देश प्रदेश के हर भूभाग से संपर्क कट जाता है। पांगी घाटी के लोग अति प्राचीन निवासी हैं। इनका व्यवसाय कृषि है। पंगवाल समाज कई जातियों तथा उपजातियों में बंटा हुआ है। पंगवाल लोग जो हैं वो अनाज से भूसे को अलग नहीं करते, मतलब जैसे कि चक्की के लिए जब अनाज को ले जाते हैं तो उसमें साथ में भूसा भी ले जाते हैं। जैसे हम सिर्फ आटा पिसवाने के लिए ले जाते हैं, अनाज ले जाते हैं पिसवाने के लिए, इसका आटा बनता है।
तो ये क्या करते हैं कि अनाज तो ले जाते हैं, लेकिन जो उसका भूसा होता है अनाज का साथ में, उसको भी पीसने के लिए ले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह इस क्षेत्र में अनाज की भारी कमी होती है, दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ उतनी फर्टिलिटी है नहीं, और जो बाकी आधा जो वर्ष होता है, आधे से ज़्यादा वर्ष वो बर्फ़ से उसमें बर्फ़ पड़ती है और जो क्षेत्र होता है वो बर्फ़ से ढका रहता है। इसलिए यहाँ पे इस तरह का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो पंगवाल समाज की अगर बात करें तो यहाँ पे औरतों का स्थान काफ़ी उच्च होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरतें ही यहाँ पे सारे काम करती हैं, औरतें ही यहाँ पे घर संभालती है, बच्चे संभालती है, पति को संभालती है, खेतों में काम करती है, ठीक है। और बहुत से ऐसे काम है जो यहाँ पे सिर्फ औरत ही करती है। तो इस क्षेत्र की दुर्गमता का अनुमान इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि अंग्रेजी शासन काल में इस क्षेत्र को जो अधिकारी जाते थे, इस क्षेत्र के लिए जो अधिकारी नियुक्त होते थे, उन कर्मचारियों को मृत्यु भत्ता, यहाँ पे भत्ता नहीं होगा, मृत्यु भत्ता भी दिया जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति वहाँ पे नियुक्त किया गया है वो शायद ही वहाँ से वापस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारे पास, विच इज़ द मेन ट्राइब लिविंग इन हांगरांग वैली, कि हांगरांग घाटी में रहने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए खाम्पा, ऑप्शन बी जाड़, ऑप्शन सी गद्दी और ऑप्शन डी किन्नौर। तो हांगरांग घाटी में रहते हैं आपके ऑप्शन बी जाड़, ठीक है। जाड़, जाड़ कौन से हैं? जो तिब्बती लोग भारत की सीमा में आकर रहने लगे हैं, उन्हें जाड़ के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में जाड़ किन्नौर में आने वाले हांगरांग में रहते हैं। जाड़ों की भाषा जो है वो तिब्बती है। तिब्बत से शरणार्थी बनकर आए जाड़ पहले गौ और याक को खा जाते थे, पर बाद में बुशहर के राजा के मना करने पर उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये छुप छुप कर अब भी गाय और याक का मांस खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंदरौर ब्रिज बिगिन, कि कंदरौर पुल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1958 एंड ऑप्शन डी 1956। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी 1959। तो कंदरौर ब्रिज जो है वो आपका राष्ट्रीय उच्च मार्ग 88 यानी कि NH 88 पर स्थित है। इस पुल की लंबाई 280 मीटर है, इसकी चौड़ाई 7 मीटर है और ऊंचाई 80 मीटर है, ठीक है। 80 मीटर ये ऊंचा है और ऊंचाई के हिसाब से कंदरौर पुल की जो है एशिया के सबसे ऊंचे पुल के रूप में गणना की जाती रही है। लेकिन अब इस पुल से यह दर्जा छीन लिया गया है, मतलब अब कोई दूसरा पुल आ गया है जो कि एशिया का सबसे ऊंचा पुल बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इन हिमाचल इज नोन एज द रिवर ऑफ सौरो, कि हिमाचल प्रदेश में किस नदी को दुख की नदी के नाम से जाना जाता है? तो यह है आपकी ब्यास रिवर, बाणगंगा, गिरी रिवर या स्वां रिवर। तो मैं ये क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा स्वां नदी। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अभी किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें हिमाचल प्रदेश के नाम से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो स्वां नदी को दुख की नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी 73 छोटी व बड़ी सहायक खड्डे हैं, जिसकी वजह से इसमें जल की मात्रा बरसात के महीने में बढ़ जाती है, जिससे यह बहुत अधिक अपरदन करती है और इसी कारण इसे दुख की नदी के नाम से जाना जाता है। और 2013 से इसके तटीकरण की योजना चल रही है। तटीकरण का मतलब कि तटीकरण का अर्थ होता है कि साइड में जो तट होता है उसके साथ दीवार बनती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को और जो क्षेत्र है उसको और ज़्यादा अपरदित ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डज द टॉन्स रिवर लाई इन द यमुना, कि टॉन्स नदी किस स्थान पर यमुना नदी में समाहित होती है? तो टॉन्स नदी आपकी ऑप्शन ए है खोदरी माजरी, ऑप्शन बी है राजवन, ऑप्शन सी है पोंटा, ऑप्शन डी है देहरादून। तो टॉन्स नदी आपकी सिरमौर में 50 किलोमीटर बहती है, पहली बात, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि 50 किलोमीटर बहती है और यह कोटी गांव के समीप हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह पूर्व में सिरमौर रियासत का भाग रहे जौनसार बाबर को सिरमौर से अलग करती है। जो जौनसार बाबर है वो यूके का हिस्सा है, उत्तराखंड का हिस्सा है। तो ये पहले क्या होता है कि सिरमौर का हिस्सा होता था, तो अब क्या करती है कि जौनसार बाबर को अलग करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और जो प्लेस है खुदरी माजरी, जहाँ पे बुक्स में खोदरी माजरी भी लिखा होता है, खुदरी माजरी भी लिखा होता है, ठीक है। तो दोनों आपने कंसीडर कर लेना, मतलब बात एक ही प्लेस की हो रही है। तो खुजरी माजरी जो है यमुना में प्रवेश करती है यार। यहाँ पर ये नदी जो है यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। टॉन्स नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 51, गोविंद, यूरेका, विल्सन, हुज वेराइटीज और स्पीसीज आर देयर। तो गोविंद, यूरेका, विल्सन
किसकी किस्में या प्रजातियां हैं? तो ऑप्शन में हमारे पास वॉलनट, मैंगो, एप्पल एंड एलमंड। तो गोविंद, यूरेका और विल्सन ये किस्में हैं आपकी वॉलनट की। वॉलनट क्या होता है? अखरोट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लांटेड द फर्स्ट एप्पल गार्डन इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सेब का बगीचा किसने लगाया था? ऑप्शन ए है कैप्टन आरसी ली, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कोट्स, ऑप्शन सी सैमुअल इवान स्टोक्स एंड ऑप्शन डी जेम्स वैली फ्रेजर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कैप्टन आरसी ली। सबसे पहले कैप्टन आरसी ली ने जो है 1860 में सेब की खेती की पहल की थी। उन्होंने यहाँ कुल्लू जिले के बंदरोल में शुरू की थी। ठीक है, कुल्लू के बंदरोल में। ये 33 एकड़ ज़मीन खरीदी और अपने पिता को इंग्लैंड से सेब, बेर, नाशपाती और चेरी के कुछ पौधे भेजने को कहा और उन्होंने कुल्लू में जो है सेब की 8 प्रजातियां लगाई। ठीक है, किसने? कैप्टन आरसी ली ने। और 1866 के आसपास जो है कप्तान एटी बेनिन जो कि आरसी ली के दोस्त थे, उन्होंने ब्रिटिश भारतीय जो थे वो उन्होंने सेना से सेवानिवृत्ति लेने के मतलब रिटायरमेंट लेने के बाद ली और उन्होंने कुल्लू आए और आयरिश एक सज्जन थे, उन्होंने उनके साथ मिलकर 60 बीघा ज़मीन खरीदी और 200 सेब के पौधे जो है देवसन शायर से लाए और मनाली में इन्होंने लगाए। वहाँ पे उनके सेब के पौधों की प्लांटेशन की थी। तो इसका जो क्वेश्चन होगा, आपका आंसर जो होगा वो होगा कैप्टन आरसी ली, जिन्होंने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में सेब को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, कहाँ पे? कुल्लू के बंदरोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द स्टेट सिल्क फार्म एस्टेब्लिश्ड? राज्य रेशम फार्म की स्थापना किस जिले में की गई है? तो राज्य रेशम फार्म की स्थापना की गई है आपके ऑप्शन ए मंडी जिले में। ठीक है, मंडी जिले में। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मंडी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राउट फिश विच आर फाउंड इन अबंडेंस इन द स्टेट आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ एनवायरमेंट और एरियाज? कि जो ट्राउट मछली है जो कि प्रदेश में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और ये किस प्रकार के वातावरण या क्षेत्र में पाई जाती है? तो ट्राउट मछली पाई जाती है आपके लिखा ऑप्शन है कोल्ड एरियाज, ऑप्शन बी है वार्म एरियाज, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसमें अगर बात करें ट्राउट मछली की, तो ट्राउट मछली आपके ऑप्शन ए कोल्ड एरियाज में पाई जाती है, यानी कि ठंडे वातावरण या ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, सोलन हाइब्रिड 1 एंड 2 आर वेराइटीज ऑफ विच वेजिटेबल? की जो कैलिफोर्निया वंडर है, येलो वंडर है, सोलर हाइब्रिड 1 एंड 2 ये जो किस्में हैं ये किस सब्जी की किस्में हैं? तो ये है आपके पास ऑप्शन ए कैप्सिकम, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी मशरूम एंड ऑप्शन डी पोटैटोज। तो ये किस्में हैं आपकी ऑप्शन ए कैप्सिकम की। ठीक है, कैप्सिकम की किस्में है ये, कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, सोलर हाइब्रिड 1 एंड 2। ठीक है, सोलर नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सोलर नहीं होगा, यहाँ पे होगा सोलन। सोलन यानी कि डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ये सोलन हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर बीट रूट सीड्स प्रोड्यूस्ड? कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चुकंदर के बीज पैदा किए जाते हैं? तो चुकंदर के बीज पैदा किए जाते हैं आपका ऑप्शन ए है मंडी, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी किन्नौर एंड ऑप्शन डी सोलन। तो चुकंदर के बीज पैदा किए जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। और बात करें किन्नौर जिले की, तो किन्नौर जिले का गठन जो है 21 अप्रैल 1960 को हुआ था। तो 21 अप्रैल 1960 को ये हिमाचल प्रदेश का जिला बना था। इसका जिला मुख्यालय जो है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है रिकांगपिओ में है। किन्नौर का कुल क्षेत्रफल जो है आपका 6401 स्क्वायर किलोमीटर है। किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित एक जिला है। ठीक है, किन्नौर हिमाचल प्रदेश की पूर्व दिशा में स्थित है। और बात करें यहाँ की फेमस परियोजनाओं की, तो संजय जल विद्युत परियोजना, जिसको भावा जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं, जो कि 120 मेगावाट की है, वो भी यहाँ पर स्थित है। नाथप्पा झाकड़ी परियोजना जो कि 1500 मेगावाट की है, वो भी यहाँ पर स्थित है। और बास्पा जल विद्युत परियोजना जो है ये भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेराइटी ऑफ जिंजर इज प्रिपेयर्ड बाय हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी? यानी कि बागवानी विश्वविद्यालय नौनी के द्वारा अदरक की कौन सी किस्म तैयार की गई है? तो अदरक की वो कौन सी किस्म है जो कि नौनी, जो कि हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी, उसने तैयार की है? तो ऑप्शन ए है हिमगिरी, ऑप्शन बी है COJ-64A, ऑप्शन सी कुफरी सूर्या एंड ऑप्शन डी BL7। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए हिमगिरी। हिमगिरी एक अदरक की किस्म है जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी ने तैयार की है।
तो बात करें इस यूनिवर्सिटी की तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय के नाम से यहाँ जानी जाती है। इसकी स्थापना सोलन में 1 दिसंबर 1985 को की गई है, सोलन के नौणी में। ठीक है, तो सोलन के नौणी में 1 दिसंबर 1985 को बागवानी, वानिकी और संवर्धन जिसको कहा जाता है प्रोसेसिंग विषयों के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तो बात करें हॉर्टिकल्चर का, तो हॉर्टिकल्चर का सपना जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये देखा था, हिमाचल प्रदेश को एक बागवानी राज्य के रूप में बनाना चाहते थे। बागवानी की फील्ड जो थी उसमें हिमाचल प्रदेश को आगे लाना चाहते थे, तो इसी दिशा में बाद में उन्हीं के नाम पे इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशाऊ डैम प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? किशाऊ बांध परियोजना इनमें से किस नदी पे है? तो ऑप्शन है आपके पास जलाल नदी, ऑप्शन बी, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ठीक है, यहाँ पे टॉन्स होना था, टॉन्स नदी। ठीक है, तो ऑप्शन सी है आपके पास घग्गर नदी, ऑप्शन डी है गिरी नदी। तो किशाऊ बांध परियोजना है आपकी गिरी नदी पे। ठीक है, तो किशाऊ बांध जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा, और एशिया का जो सबसे बड़ा बांध उत्तराखंड में ही है जिसको टिहरी डैम के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है आपकी 260 मीटर है टिहरी डैम, और ये गंगा नदी पर है। ठीक है, किशाऊ बांध की अगर बात करें तो सॉरी ये गिरी नदी पे नहीं, ये टॉन्स नदी पे होगा, सॉरी। ठीक है, किशाऊ बांध 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बन रहा है, दोनों राज्यों के बीच में। ठीक है, ये दोनों बाउंड्री पे बन रहा है, जो टॉन्स नदी है उस पर बन रहा है ये बांध जो है उत्तराखंड की मुख्य नदी टॉन्स नदी पर बनेगा, जो आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। और बात करें इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, तो इसके ऊपर जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर खर्चा कर रही है। अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट की तो वो भी इसमें आपस में खर्चा कर रही है। तो इसकी जो टोटल लागत है उसका 90% जो है वो सेंटर इसमें देगा। तो इसकी अगर बात करें इसकी लागत की, इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो 10,500 इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताई जा रही है। ठीक है, जिसमें से 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जो 10% बचेगा उसको दोनों सरकारें कौन सी, जो कि हिमाचल सरकार और उत्तराखंड सरकार है, वो दोनों राज्य सरकारें 5% का वहन करेंगी, जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी इस प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश विच वाज प्रिंसली स्टेट वॉज ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन? हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व, अभी हिमाचल प्रदेश बना नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व भारतीय संघ में शामिल होने वाली रियासत कौन सी थी? भारतीय संघ में शामिल होने वाली रियासत थी, लगभग सभी को पता होता है ये क्वेश्चन, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठियोग रियासत। ठियोग रियासत, तो ठियोग रियासत की स्थापना जो है जयचंद ने की थी। ठीक है, और यह क्योंथल की जागीर थी। ठियोग रियासत किसकी जागीर थी? क्योंथल की जागीर थी। और ठियोग रियासत के अंतिम शासक कौन थे? कृष्णचंद्र ठियोग रियासत के अंतिम शासक थे। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आता है वो है कि ठियोग रियासत जो है भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी। इस तरह से भी इससे क्वेश्चन आता है कि भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत कौन सी थी? ठियोग रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्शन अपोज्ड द नेम हिमाचल प्रदेश ऑफ द स्टेट? फैक्शन क्या होता है? फैक्शन था गुट। ठीक है, तो कौन से गुट ने राज्य के हिमाचल प्रदेश नाम का विरोध किया था? तो उस समय हिमाचल प्रदेश के 2 नाम रखे जा रहे थे, जिसमें से एक गुट था जो हिमाचल प्रदेश नाम का विरोध कर रहा था। तो ऑप्शन में हमारे पास परमार एंड पद्मदेव फैक्शन की, जो हमारे यशवंत सिंह परमार है उनका और पद्मदेव का गुट। दूसरी ऑप्शन है शिवानंद रमोल फैक्शन, जो कि शिवानंद रमोल का गुट था। तीसरा है फिर वैद्य सूरत सिंह का गुट। ठीक है, और चौथा है भागमल सोटा का फैक्शन, भागमल सोटा का गुट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परमार एंड पद्मदेव फैक्शन। जो परमार और पद्मदेव गुट के लोग थे, और जो ये दोनों भी थे, ये हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रांत रखना चाहते थे। ठीक है, ये नाम क्या रखना चाहते थे? ये हिमाचल प्रांत नाम रखना चाहते थे, जबकि जो बाकी लोग थे वो इसका नाम हिमाचल प्रदेश ही रखना चाहते थे। ठीक है, जो बाकी अन्य गुट के लोग थे वो हिमाचल प्रदेश ही नाम रखना चाहते थे। लेकिन बाद में जो हमारे गृह मंत्री थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन दोनों नामों में से हिमाचल प्रदेश नाम को आगे किया था, और तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश को यह नाम मिला, जो कि वर्तमान में भी प्रदेश का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड लाहौल स्पीति द वैली ऑफ ग्लेशियर? लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी किसने कहा था? तो इनमें से देखिए कैप्टन हारकोट ऑप्शन में है, एंड्रयू विल्सन ऑप्शन में है,
अलेक्जेंडर कनिंघम ऑप्शन में है और राहुल सांस्कृत्यायन भी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा था आपका ऑप्शन बी एंड्रयू विल्सन ने, ठीक है, ऑप्शन बी एंड्रयू विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैली इज नोन एज गारा वैली, किस घाटी को गारा घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में हमारे पास पत्तन वैली यानी कि पत्तन घाटी, चंद्रा वैली चंद्रा घाटी, चंद्रभागा वैली चंद्रभागा घाटी और भागा वैली यानी कि भागा घाटी। तो गारा घाटी के नाम से जाना जाता है आपकी ऑप्शन डी भागा घाटी को, ठीक है। यह नदी लाहौल से निकलती है, कौन सी नदी, भागा नदी, और तांडी में आके जो है ये चंद्रा की धारा में शामिल होने से पहले क्या करती है कि कई बर्फीली नदियाँ इसके पाठ्यक्रम में शामिल होती हैं, मतलब और भी जो छोटी छोटी बर्फीली धाराएं होती हैं, छोटी छोटी खड्डे होती है बर्फीली खड्डे, वो इसमें आके मिलती हैं और इसकी उत्पत्ति से यहाँ दक्षिण पश्चिम दिशा में चंद्रा नदी में शामिल होने से पहले एक प्रचंड धार के रूप में बहती है, क्योंकि इसमें काफ़ी छोटी छोटी धाराएं आके मिलती है जिससे इसमें पानी की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि प्रचंड धार के रूप में बहती है और अपना जो इसका रास्ता होता है नदी का, इस नदी का, ये क्या करती है कि रास्ते में यू आकार की घाटियां बनाती है जिसको यू शेप्ड वैलीज कहा जाता है, ठीक है। झरने भी बनाती है कुछ स्थानों पर और ग्लेशियर जो होते हैं कुछ स्थान पर ग्लेशियर भी बनाती है। और भागा नदी के ऊपरी जल ग्रहण की जो है ये विशेषता है कि ये घाटियां बनाती है, झरने बनाती है और ग्लेशियरों का निर्माण भी करती है। और इसका जो पूरा मार्ग होता है वो एक वनस्पति आवरण से रहित है, मतलब वहाँ पे आपको कोई भी वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, देयर इज नो वेजिटेशन। नेक्स्ट है फिर इसमें कि गर्मियों के महीने में के दौरान जो है इस नदी का निर्वहन बढ़ जाता है। निर्वहन का मतलब है कि इसके जो पानी की क्षमता होती है गर्मियों के दौरान वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसको सारा पानी जो है वो ग्लेशियरों से मिलता है और गर्मियों में ग्लेशियर पिघलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारे पास द बैटल ऑफ नेरटी शाहपुर, जो कि कांगड़ा और चंबा के बीच में हुई थी, बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा ऑफ नेरटी एंड द बैटल ऑफ नेरटी शाहपुर ऑफ 1786 टुक प्लेस बिटवीन 1786 का नेरटी शाहपुर का युद्ध जो है किस किस के बीच में हुआ था। वैसे बात करें एज ए डिस्ट्रिक्ट वाइज तो ये कांगड़ा और चंबा के बीच में हुआ था और रियासत वाइज भी ये कांगड़ा और चंबा के बीच में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं आपके पास उदय सिंह और दलीप सिंह, ऑप्शन बी संसार चंद और उदय सिंह, ऑप्शन सी राज सिंह और दलीप सिंह और ऑप्शन डी संसार चंद एंड राज सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, नेरटी शाहपुर का युद्ध जो है वो राजा संसार चंद और राज सिंह के बीच में हुआ है। राज सिंह चंबा के राजा थे, ठीक है। और नेरटी शाहपुर का युद्ध 1786 या 88 भी लिखा होता है बुक्स में, ठीक है, 88 भी लिखा होता है। तो चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में हुआ था, जो कि 1788 में शाहपुर की संधि से समाप्त हुआ। तो 1788 में शाहपुर की संधि भी इन दो शासकों के बीच में हुई है। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज कॉल्ड और नोन एज जुंगती और मुक्सुंग इन तिब्बत, यानी कि किस नदी को तिब्बत में जुंगती और मुक्सुंग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में है सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और चंद्रभागा। तो तिब्बत में देखिए यहाँ पे बहती तो ये तीनों है, सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के नाम हिमाचल की बात कर रहे हैं, तो सतलुज नदी इसका आंसर होगा। तो इसका एग्जाम्पल है, सॉरी इसका आंसर है आपका सतलुज नदी। तो सतलुज नदी उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है, यानी कि जिसमें हमेशा वर्ष भर पानी रहता है। इसका पौराणिक नाम शतुर्दी है। इसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। यह पाकिस्तान में होकर बहती है। हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा में सतलुज पर बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है या निर्माण हुआ है, जो गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नंगल परियोजना से पनबिजली का उत्पादन होता है, जिसकी आपूर्ति पंजाब और आसपास के राज्यों को की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द वॉर ऑफ तिब्बत एंड लद्दाख केहरी सिंह साइडेड विद तिब्बत एज ए रिजल्ट ऑफ विच टेरिटरी ही गॉट गिफ्टेड फ्रॉम तिब्बत। तो तिब्बत और लद्दाख के युद्ध में केहरी सिंह ने तिब्बत का साथ दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें तिब्बत से उपहार में कौन सा क्षेत्र मिला था, ठीक है। तो इसमें है आपका ऑप्शन दी हुई है शिपकी वैली, हांगरांग वैली, नामगिया वैली और नाको वैली। तो इसका जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हांगरांग घाटी, यानी कि हांगरांग वैली उनको उपहार स्वरूप मिली थी।
हांगरांग घाटी में जो है आपको पता होना चाहिए जाट जनजाति निवास करती है। हांगरांग घाटी और शहर के राजा, बुशहर के राजा होगा, यहाँ पे शहर नहीं होगा, बुशहर होगा। हांगरांग घाटी व बुशहर के राजा केहरी सिंह को तिब्बत से उपहार में मिली हुई घाटी है। राजा केहरी सिंह ने लद्दाख और तिब्बत के युद्ध में तिब्बतियों का साथ दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें यह घाटी प्राप्त हुई थी। राजा केहरी सिंह को अजान बाहू के नाम से भी जाना जाता था तथा इन्हें औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी। ठीक है, छत्रपति की उपाधि क्यों दी थी कि जब ये दिल्ली गए हुए थे औरंगजेब से मिलने के लिए, तो वहाँ पर जब ये धूप में चलते थे, मैदानी क्षेत्र था, धूप ज़्यादा होती थी, तो जहाँ भी ये चलते थे इनके ऊपर एक बादल चला रहता था, जिससे इनके ऊपर छाया बनी रहती थी। जब औरंगजेब ने इसका कारण पूछा था तो उन्होंने अपनी कुल देवी भीमा काली को इसका वो बताया था कि उनके ऊपर कृपा है, इसलिए उनके ऊपर ऐसा बादल जो है वो चल रहा है, जिससे उनके ऊपर छाया पड़ी हुई है। तो इसी वजह से औरंगजेब ने इनको छत्रपति की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर डिवाइड्स किन्नौर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कि कौन सी नदी जो है किन्नौर को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऑप्शन है आपका पास बास्पा, स्पीति, लंकेन, जोंगबो और सतलुज। तो इसमें का जो सही आंसर होगा आपका वो होगा सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी जो है वो 2 बराबर भागों में बांटती है किन्नौर जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट पाल रूलर ऑफ कुल्लू विद द नेम पाल अटैच्ड टू इट, कि कुल्लू का अंतिम पाल शासक कौन था जिसके नाम के साथ पाल लगा हुआ था, पाल प्रत्यय लगा हुआ था। तो ऑप्शन है उदीन पाल, कैलाश पाल, विशुद्ध पाल और जरीश्वर पाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कैलाश पाल। ठीक है, बात करें कुल्लू की, तो जिले के रूप में कुल्लू का गठन 1963 में हुआ था और इसका जिला मुख्यालय का नाम भी कुल्लू है, यानी कि जिला मुख्यालय भी कुल्लू में स्थित है। कुल्लू का कुल क्षेत्रफल आपका 5503 यानी कि 5503 स्क्वायर किलोमीटर है। कुल्लू का पौराणिक ग्रंथों में कुल्लूत देश के नाम से वर्णन मिलता है, कुल्लूत देश के नाम से इसका वर्णन मिलता है। और रामायण, विष्णु पुराण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, बृहत संहिता पर और कलहन की जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसमें इसका वर्णन जो है कुल्लूत के नाम से मिलता है। ठीक है, कुल्लूत के नाम से। और कुल्लू घाटी को कुलंत पीठ भी कहा गया है। क्यों कहा गया है कुलंत पीठ? क्योंकि इसे संसार का सबसे उचित या उपयोग्य रहने योग्य स्थान कहा गया है। ठीक है, कि संसार का सबसे बेस्ट रहने योग्य प्लेस है, इसलिए इसको कुलंत पीठ कहा गया है। और कुल्लू रियासत की स्थापना किसने की थी? कुल्लू रियासत की स्थापना की थी बिहंग मणिपाल ने, जो कि हरिद्वार से आए हुए थे, यानी कि इलाहाबाद वाला जो एरिया है हरिद्वार प्रयागराज वाला, वहाँ से कुछ लोग बोलते हैं कि हरिद्वार से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं कि इलाहाबाद से आए थे, और कहीं पे कुछ और लिखा होता है। ठीक है, तो बेसिकली हरिद्वार से आकर आए हुए थे बिहंग मणिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर फागुली, लोसर, जागरो, खिप्पा, छांगो। ठीक है, ये जो है ये किस जिले के प्रमुख त्यौहार हैं? दीज आर द फेस्टिवल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो ऑप्शन में है लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, किन्नौर जिले के ये त्यौहार हैं। ठीक है, किन्नौर जिले का हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर लिया, तो थोड़ा सा भी हम और भी डिस्कस कर लेते हैं कि किन्नौर हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर के कोने में स्थित है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। और किन्नौर के पूर्व में क्या स्थित है? किन्नौर के पूर्व में है आपका तिब्बत। तो क्वेश्चन आता है कि किससे घिरा हुआ है पूर्व से? तो तिब्बत से घिरा हुआ है। और किन्नौर शिमला से लगभग 235 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर जो है जांस्कर, ग्रेटर हिमालय और धौलाधार, यहाँ के 3 उच्च पर्वत हैं। यहाँ पे आपको जांस्कर भी मिलेगा, ग्रेटर हिमालय भी मिलेगा और धौलाधार भी मिलेगा। और नदियों की बात करें तो स्पीति, बास्पा और सतलुज जैसी नदियाँ यहाँ पर बहती है, यानी कि सतलुज जो है किन्नौर की मुख्य नदी है। और पर्वतों की बात करें तो किन्नर कैलाश पर्वत शिखर यहाँ का मुख्य पर्वत शिखर और एक धार्मिक शिवलिंग के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके पास हमारे पास, द रिवर स्वान फ्लोज थ्रू विच वैली इनटू द सतलुज इन पंजाब, कि स्वान नदी किस घाटी से बहती हुई पंजाब में सतलुज में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन है स्वान वैली, सिर्फ स्वान घाटी, जसवां दून वैली, जसवां दून घाटी, सी कुटलहर घाटी, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जसवां दून वैली। ठीक है, जसवां दून घाटी जो है जसवां रियासत की एक उपजाऊ हिस्सा थी। इसकी नींव, यानी किसकी नींव? जसवां रियासत की नींव जो है 1170 ईस्वी में कटोच वंश के शासक पूर्णचंद द्वारा रखी गई थी। जसवां जो है मूल राज्य की प्रथम शाखा थी। मूल राज्य का मतलब है कि जो कांगड़ा रियासत थी वो मूल राज्य था, उससे निकलने वाली प्रथम शाखा थी आपकी जसवां
रियासत। तो क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा से निकलने वाली पहली रियासत कौन सी थी, या कांगड़ा से अलग होकर बनने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो वो थी आपकी जसवां रियासत। तो इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यह राज्य मूलतः एक जागीर थी जो कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय स्वतंत्रता राज्य के रूप में उभरी थी। तो राजा पूर्णचंद के बाद से लेके उन्मुक्त चंद, कहीं जगह उन्मुक्त लिखा होता, कहीं जगह उमूद चंद लिखा होता, तो अब तक इसके 27 राज्य हुए थे। ठीक है, 27 राज्यों के बाद टोटल, मतलब अगर बात करें इस रियासत की, तो इसमें टोटल 27 राजा हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सेप्ट फॉर विच प्रिंसली स्टेट ऑल द हिल स्टेट्स और ठकुराइज यूज टू पे एनुअल रेंट टू बिलासपुर टिल 1719, कि किस रियासत को छोड़कर बाकी सभी पहाड़ी रियासतें या ठकुराइयाँ 1790 तक बिलासपुर को वार्षिक लगान देती थी। तो इनमें से कौन सी रियासत थी जो 1790 तक बिलासपुर को कोई लगान नहीं देती थी? तो क्योंथल है, कुनिहार है, हिंडूर है, बघाट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिंडूर रियासत। हिंडूर रियासत की स्थापना जो थी वो 1100 ईस्वी में अजाचंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, अजाचंद के द्वारा। और यहाँ के गार्डन और फोर्ट जो है यहाँ के मुख्य आकर्षण के केंद्र है। उदाहरण के लिए जो नालागढ़ का किला है वो भी फेमस है, और जो राम शहर में फोर्ट है वो भी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश द शिमला टाउन इन 1822? 1822 में यानी कि 1822 में शिमला नगर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है लेफ्टिनेंट रोज, मेजर कैनेडी, लॉर्ड किचनर और लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट रोज। तो बात करें इस क्षेत्र की, तो 30 अगस्त 1817 को सर्वप्रथम इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने वाले गेरार्ड ब्रदर्स, इनको गेरार्ड बंधुओं के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अपनी डायरी में शिमला को एक मध्यम आकार का गांव बताया था जहां पर यात्रियों को पानी पिलाने वाला एक फकीर रहता था। और 1819 में लेफ्टिनेंट रॉस, जो कि हिल स्टेट्स की यानी कि जो शिमला हिल स्टेट्स थी में एक सहायक पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है, एक राजनीतिक एजेंट थे, इन्होंने शिमला में एक लकड़ी का कॉटेज स्थापित किया था। और जो शिमला का नामकरण है वो श्यामला देवी के नाम पर हुआ है। ठीक है, शिमला का नामकरण श्यामला देवी के नाम पर हुआ है, जो भगवती काली का दूसरा नाम है। शिमला के आसपास की छोटी बड़ी 28 रियासतों को मिलाकर जो है 1816 ईस्वी में शिमला जिले का गठन किया गया था। तो लेफ्टिनेंट रोज ने 1819 ईस्वी में शिमला की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन आता भी है कि किसने खोज की थी, तो लेफ्टिनेंट रोज ने खोज की थी 1819 में। और किसने यहाँ पे सबसे पहले लकड़ी का मकान बनाया था, तो वो भी लेफ्टिनेंट रोज ने बनाया था। ठीक है, और 1822 में चार्ल्स पैट कैनेडी जो थे, जिनको चार्ल्स कैनेडी भी कहा जाता है शॉर्ट में, इन्होंने शिमला में पहला पक्का मकान बनवाया था। ठीक है, जिसको कैनेडी हाउस के नाम से जाना जाता था। तो और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल जो थे पहले वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट, जो कि 1827 में आए होते पहले गवर्नर। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि शिमला आने वाले पहले वायसराय कौन थे? तो वो थे आपके लॉर्ड केनिंग, 1860 में आए थे। और क्वेश्चन है कि 1827 में बंगाल के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे उसमें वो बंगाल के थे। ठीक है, विलियम वेंटिंग बाद में बने थे। तो लॉर्ड हेमस्ट शिमला के दौरे पर आए हुए थे तब, और एक कैनेडी हाउस में तब रुके थे। और इसके एक साल बाद कौन आए थे? जो भारत और ब्रिटिश की सेना के कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड कॉमरमियर, वो इनके एक साल बाद आए थे। किसके एक साल बाद? जो गवर्नर आए थे एमहर्स्ट, उनके एक साल बाद आए थे कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉमरमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, When did शिमला get the status of फर्स्ट क्लास म्यूनसिपैलिटी? कि शिमला को जो है प्रथम श्रेणी की नगर पालिका का दर्जा कब मिला था? तो यह आपका 1863, 1871, 1852 या 1866। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 1871 में जो है इसको जो है प्रथम श्रेणी की नगर पालिका का दर्जा मिला था। तो शिमला की जो नगर निगम है वो भारत की सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में से एक है, और अपने आखिरी 125 वर्षों के अस्तित्व के दौरान इसमें कई स्लिंग और तीरों से ये गुजरा है, मतलब कई इसकी अप्स एंड डाउन से ये गुजरा है। और 1850 के अधिनियम, जो 1850 में अधिनियम आया था, उसका जो XXBI का प्रावधान है, ठीक है, मतलब कि जो उसका 26वां प्रावधान था, उसके तहत पहली बार दिसंबर 1851 में नगर समिति के रूप में इसका गठित हुआ था। तो 1852 में ये नगर पालिका के रूप में हमारे सामने आई थी। तो क्वेश्चन जब आएगा तो आप 1852 ही करेंगे, इसमें 51 नहीं करेंगे, क्योंकि 51 में इसका गठन हुआ था।
ठीक है, और ये नगर पालिका के रूप में कब आई थी? 1852 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बिल्डिंग इन शिमला वॉज नथुराम गोडसे प्रोसिक्यूटेड फॉर द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए नथुराम गोडसे पर शिमला के किस भवन में मुकदमा चला था? तो शिमला के जो है ऑप्शन में है पीटर हॉफ, बार्नर्स कोर्ट, वाइस रीगल लॉज, गॉर्टन कैसल। तो ऑप्शन ए पीटर हॉफ में चला था। ठीक है, पीटर हॉफ जो था शिमला में एक इमारत थी जिसमें ब्रिटिश राज के दौरान भारत के कम से कम 7 वायसराय और गवर्नर जनरल रहते थे, और यह विशिष्ट ट्यूडर शैली में बनाया गया है। इसमें सभी लकड़ी के फ्रेम और सिंगल ईब्स लगे हुए हैं, और जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण विकसित राज्य बना था तो पीटर हॉफ जो था वो राजभवन था, यानी कि राज्यपाल का निवास के रूप में ये कार्य किया जाता था पीटर हॉफ से। और 12 जनवरी 1981 की रात को यह इमारत जो है आग में जलकर नष्ट हो गई थी। इसके बाद राजभवन को बार्नस कोर्ट की इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया था, और पीटर हॉफ को 1991 में एक लग्जरी होटल के रूप में एक नए डिजाइन में बनाया गया था, और इसमें 34 स्वीट्स हैं। ठीक है, 34 कमरे हैं एक तरह से इसका मानना है। नेक्स्ट है घुंड, सारी, करांगला और मधान। ये रियासत जो थी ये किस जिले की रियासतें थी? तो इसमें आपको पता है घुंड रियासत से आपको लग गया होगा पता, और मधान से कि ये शिमला जिले की रियासतें थी। तो उसका होगा ऑप्शन सी शिमला डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है फिर विच माउंटेन रेंज इज नोन एज पांगी रेंज, किस पर्वत श्रृंखला को पांगी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है जांस्कर, ऑप्शन बी है धौलाधार, ऑप्शन सी है पीर पंजाल, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो पांगी व जांस्कर श्रृंखला के जो मध्य का क्षेत्र है जिसको चिनाब घाटी या चंद्रभागा खंड के नाम से जाना जाता है, यह क्षेत्र प्रकृति का एक संपूर्ण वरदान प्रतीत होता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है, और शरद ऋतु यहाँ काफ़ी सख्त होती है, और जब सारा क्षेत्र बाहरी दुनिया से कट जाता है, यह ऋतु अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक यहाँ पर चलती है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपके इस क्वेश्चन का होगा जांस्कर। ठीक है, पांगी श्रृंखला का जो अन्य नाम है वो है जांस्कर श्रृंखला, जांस्कर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ सिरमौर इन रंजोर सिंह बुक तारीखे रियासत सिरमौर, कि रंजोर सिंह की पुस्तक तारीखे रियासत सिरमौर के अनुसार सिरमौर का प्राचीन नाम क्या था? तो सिरमौर का प्राचीन नाम था, ऑप्शन है आपके पास सुलेकिना, ऑप्शन बी शिरमौर्य, ऑप्शन सी सिराज, और ऑप्शन डी सुलोकिना। तो इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन ए सुलेकिना। ठीक है, सुलोकिना नहीं होगा, सुलेकिना होगा। और तारीखे रियासत सिरमौर के अनुसार जो किताब है इसमें सिरमौर का प्राचीन नाम बताया गया है सुलेकिना, और इसकी स्थापना 1139 ईस्वी में राजा रसालू ने की थी। और जो गजेट ऑफ सिरमौर है 1934 से, उसके अनुसार अगर बात करें तो सिरमौर रियासत की स्थापना शोभा रावल ने की थी, जिसे शुभंश प्रकाश के नाम से भी जाना जाता था, और यह स्थापना 1195 में 1195 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज कंसिडर्ड टू बी द कैपिटल ऑफ एंशिएंट कुलिन जनपद, प्राचीन कुलिन जनपद की राजधानी किसे माना जाता है? ऑप्शन है सिरमौर, कालसी, राजबन, सिरमौरी ताल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी सिरमौरी ताल को प्राचीन कुलिन जनपद की राजधानी माना जाता है। कुलिन जनपद सिरमौर, शिमला, अंबाला तथा सहारनपुर के क्षेत्रों को मिलाकर बनता था। इसकी राजधानी कुलिंद नगरी अर्थात वर्तमान राजवन के आसपास सिरमौरी ताल में मानी जाती है। यमुना नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है। इसके साथ साथ पड़ने वाले क्षेत्र को कुलिंद कहा गया है। कालिंद शब्द का अर्थ है बहेड़ा भी है। बहेड़ा के वृक्षों की अधिकता के कारण जो है इस क्षेत्र को कुलिंद कहा जाता है। वर्तमान में यहाँ के निवासियों को कुनैत कहकर पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरू गांव किस प्रसिद्ध घाटी का प्रमुख गांव है? यानी कि कामरू विलेज इज द विलेज ऑफ विच फेमस वैली। कामरू गांव जो है आपका, ये है आपका सांगला वैली का प्रमुख गांव है। सांगला घाटी जो है समुद्र तल से 1830 मीटर से 3475 मीटर तक की ऊंचाई के बीच में स्थित है। सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव जो है वो छितकुल है, और कामरू और सांगला भी इस घाटी के प्रमुख गांव हैं। सांगला घाटी को बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और बास्पा नदी जो है वो सतलुज नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारे पास, विच लेक डू बुद्धिस्ट कॉल एज पद्माचना। बौद्ध लोग
किस झील को पद्माचन के नाम से पुकारते हैं? तो पद्माचन के नाम से बौद्ध लोग पुकारते हैं रिवालसर झील को। रिवालसर झील को बौद्ध लोग पद्माचन भी कहते हैं। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ छेत्सु मेला लगता है। ठीक है, कौन सा मेला? छेत्सु मेला लगता है। और यह झील हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों के लिए जो है एक तीर्थ स्थल है। इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, व्हेन डिड खजियार गेट मिनी स्विट्जरलैंड स्टेटस? खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा कब मिला था? ये मिला था आपका 1992 में। सी इसका आंसर होगा, सी 1992 में। खजियार को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसे यह नाम पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को दिया था। यह विश्व का 160वां स्थल है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। तो यह वर्ल्ड का 168th प्लेस है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन हिमाचल प्रदेश आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स? तो हिमाचल प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो ऑप्शन में है 15, 17, 19, 21। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो उसका सही आंसर होगा 17। तो एससी के लिए 17 क्षेत्र जो है वो आरक्षित हैं और वर्तमान में विधानसभा में 68 सीटें हैं, जिसमें से 20 सीटें जो है वो रिजर्व हैं और 17 सीटें एससी कैटेगरी के लिए हैं और 3 सीटें जो है जिसमें से एसटी कैटेगरी के लिए हैं। और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें जो हैं वो आपकी कांगड़ा जिले में है, 15 सीटें हैं और सबसे कम जो है किन्नौर और लाहौल स्पीति में 1-1 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर सोमनाथ शर्मा जो है इंडियाज फर्स्ट परमवीर चक्र विनर, ही बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? ये किस जिले से संबंधित थे प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा? तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो ऑप्शन सी, कांगड़ा जिले से ये संबंधित है। कांगड़ा के मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत के प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं। इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा ने 3 नवंबर 1947 को कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर शहर तथा हवाई अड्डे को पाकिस्तानी आक्रमण से बचाने की खातिर अपना बलिदान दिया था और ये 4 कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश्ड? हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1974 में। 1 जनवरी 1974 को हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई थी। यह संस्थान शिमला के फेयर लॉन्स में स्थित है। यहाँ पर एचएएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की गई है। यह कई परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण भी करवाता है। वीके शर्मा जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे और इस संस्थान का जो निर्माण जो था, ये जो भवन जो था, इसकी बिल्डिंग जो है इसका निर्माण किया था आर डिक्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज रीन डिड द कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल डेवलप मोर? कि किसके शासन काल में कांगड़ा चित्रकला शैली का अधिक विकास हुआ है? तो ये सभी को पता है लगभग कि संसार चंद के समय हुआ। तो ऑप्शन सी, संसार चंद। तो कांगड़ा शैली का जो जन्म हुआ है वो गुलेर शैली से हुआ है, गुलेर कलम से हुआ है। जो सेऊ चित्रकार था वो कांगड़ा शैली का चित्रकार था और जो उसके पुत्र थे मनकू और नैनसुख वो गुलेर शैली के चित्रकार थे। ठीक है, और जो भोलाराम चित्रकार था जो कि गढ़वाल से आया हुआ था वो भी कांगड़ा शैली का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। और 1780 में संसार चंद के शासनकाल में कांगड़ा चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा मिला था। इसको स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। संसार चंद के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नलवाड़ी फेयर फर्स्ट स्टार्ट? कि नलवाड़ी मेला पहली बार कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है 1888, 1877, 1889 और 1886। तो नलवाड़ी मेला जो है एक राज्य स्तरीय मेला है जो कि अप्रैल के महीने में बिलासपुर जिले में लगता है। इस मेले को पशुओं के व्यापार के लिए भी जाना जाता है। 1889 में जो है डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने इस मेले को शुरू करवाया था। पहले यह मेला सांडू मैदान में लगता था जो कि भाखड़ा बांध बनने के कारण डूब चुका है। वर्तमान में यह मेला लुहणू मैदान में लगता है। तो यह मेला सबसे पहले शुरू हुआ था 1889 में। किसने शुरू करवाया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1908 अंडर हुज लीडरशिप वॉज द भूरी सिंह म्यूजियम एस्टेब्लिश्ड इन चंबा? 1908 में किसके नेतृत्व में चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई थी? तो भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई थी डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में। ऑप्शन सी, डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में। भूरी सिंह संग्रहालय में प्राचीन टांकरी लिपि तथा अन्य लिपियों के दस्तावेज जो हैं वो संभाल कर रखे हुए हैं तथा इसमें भित्ति चित्रों की प्रदर्शनी भी लगी हुई है एवं कुछ प्रसिद्ध चित्र भी रखे हुए हैं और इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह के शासनकाल के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है, हु कंस्ट्रक्टेड धर्मशाला इन 1846? तो 1846 में धर्मशाला का निर्माण किसने किया था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड मैक्लोड। लॉर्ड
मैक्लोड। धर्मशाला में जो है डल झील भी है। धर्मशाला में आपका जो स्कूल बोर्ड है HP बोस, उसका हेडक्वार्टर भी है। मैक्लोडगंज में बौद्ध गुरु जो थे, धर्म गुरु हैं दलाई लामा, उनका निवास स्थान भी है। धर्मशाला को छोटा लहासा या छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। धर्मशाला में 1863 में ही वाइसराय लॉर्ड एल्गिन को सेंट जोन्स चर्च के पास दफनाया गया था। और वॉर मेमोरियल भी धर्मशाला में स्थित है। धर्मशाला में प्रतिवर्ष 310 सेंटीमीटर बारिश होती है। और तिब्बत की निर्वासित सरकार का मुख्यालय भी धर्मशाला में है। और धर्मशाला का निर्माण 1846 में लॉर्ड मैक्लोड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ बुशहर फ्रॉम सराहन टू रामपुर। तो सराहन से रामपुर जो है बुशहर रियासत की राजधानी स्थानांतरित की थी राजा राम सिंह ने, ऑप्शन ए। तो किन्नौर पहले बुशहर रियासत का हिस्सा था, जिसकी स्थापना प्रद्युम्न ने की थी। और बुशहर रियासत की राजधानी, सबसे प्रथम जो राजधानी होती थी वो होती थी कामरू। ठीक है, कामरू जो कि सांगला वैली का एक गाँव है। और 10वीं शताब्दी में सराहन की जो राजधानी थी वो राजा राम सिंह ने चेंज करके कहाँ ले आए, वो रामपुर को ले आए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासा या रास नृत्य किस जिले में किया जाता है। तो रासा डांस जो किया जाता है आपका ऑप्शन सी, सिरमौर जिले में। रास शब्द से ही रासा शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह नृत्य जो है स्त्रियां और पुरुष दोनों सामूहिक रूप से करती हैं। और यह नृत्य रेणुका, पच्छाद, जुब्बल, बलसन और जौनसार बाबर के साथ लगने वाले भूभागों में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस डिड द नसीरी बटालियन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। तो 1857 में नसीरी बटालियन ने किस स्थान पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो यह आपका ऑप्शन बी, कसौली में ये विद्रोह किया गया था। तो कसौली में आपका लॉरेंस पब्लिक स्कूल है, जिसको सनाबर पब्लिक स्कूल भी कहा जाता है। यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन भी है। यहाँ पर पागल कुत्तों के काटने की दवाइयाँ और टीके भी बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो टीके बनाने वाला संस्थान, ये केंद्रीय अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थित है। और ये जो 1857 की क्रांति हुई थी सर्वप्रथम, ये भी आपके कसौली में हुई थी। नसीरी बटालियन ने की थी, जिसके नेता थे भीम सिंह। ठीक है, भीम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन ऑन कालका शिमला रेलवे लाइन। तो कालका शिमला रेलवे लाइन पर पहली ट्रेन कब चली थी। पहली ट्रेन चली थी आपकी 1903 में, ऑप्शन सी। तो कालका शिमला रेलवे लाइन जो है वो एक नैरो गेज रेलवे लाइन है। इसकी चौड़ाई 0.76 मीटर है। इस रेलवे लाइन का काम 1891 में शुरू हुआ था और 1903 में पहली ट्रेन चली थी। इसकी कुल लेंथ जो है वो 96 किलोमीटर लंबी है। ये 103 टोटल इसमें सुरंगें हैं, जिसमें सबसे बड़ी सुरंग है बड़ोग सुरंग, जो कि सोलन में है। और ये 1143 मीटर है, मतलब 1143 मीटर लंबी है बड़ोग सुरंग। और इस रेलवे लाइन पर 869 पुल हैं, जो कि रेलवे लाइन की लंबाई का कुल 3% है। और बाबा भलखू राम ने जो है छड़ी के द्वारा सर्वे करके इस रेलवे लाइन की खोज में सहायता की थी। और 7 जुलाई 2008 को इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। ठीक है, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित किया था 7 जुलाई 2008 को। और इसके चीफ इंजीनियर हैं HS हैरिंगटन इसके चीफ इंजीनियर हैं। नेक्स्ट है, फिर द ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हु हैज़ ऑल्सो बीन गवर्नर। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो गवर्नर भी रहे हुए हैं साथ में। तो ये सभी को पता है लगभग कि रामलाल ठाकुर जो है मुख्यमंत्री भी रहे हैं और गवर्नर भी रहे हैं। और रामलाल ठाकुर का जन्म जो है 1929 में जुब्बल में हुआ था। वह 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1983 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने। और यह मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनने वाले एकमात्र हिमाचली थे। इनकी मृत्यु 2002 में हुई है। नेक्स्ट है, मलाना विलेज ऑफ कुल्लू इज फेमस फॉर। कुल्लू का मलाना ग्राम किस कारण से प्रसिद्ध है। मिनरल्स के लिए, हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए, कुट की खेती के लिए, या ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के रूप में। तो ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के रूप में प्रसिद्ध है। ये स्वयं को जो है वो सिकंदर का वंशज मानते हैं, अलेक्जेंडर का वंशज मानते हैं। हिमाचल राज्य की कुल्लू घाटी के उत्तर पूर्व में यह गांव स्थित है। यह गांव जो है चंद्रखेरनी और दियोटिब्बा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर मलाना नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूतक का संबंध निम्न में से किस रीति रिवाज से है। जो सूतक जो है वो मरण संबंधी भी है और जन्म संबंधी भी है। तो इसका दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, मरण संबंधी भी और जन्म संबंधी भी। तो जब भी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है या फिर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो पूरे परिवार पर सूतक लग जाता है। तो सूतक से जुड़े कई विश्वास या अंधविश्वास हमारे समाज में अभी भी मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द रंग महल एट चंबा। चंबा में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था। तो ये उमेद सिंह ने, ऑप्शन ए उमेद सिंह ने चंबा में रंग महल का निर्माण करवाया था। तो ये महल सुराड़ा में स्थित है और यहाँ पे जो है अब इसको जो है अब हिमाचल एम्पोरियम बना दिया गया है। इसकी नींव जो है वो उमेद सिंह ने रखी थी, लेकिन इसका दक्षिणी हिस्सा जो है वो चंबा के राजा श्री सिंह ने 1860 में बनवाया था। और यह महल जो है मुगल और ब्रिटिश शैली का मिश्रित उदाहरण है।
मुगल और ब्रिटिश शैली का मिश्रित उदाहरण है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ग्रुप्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय, कि इनमें से कौन सी नदियों का जो समूह है वो हिमाचल की पर्वतमालाओं से निकलता है। तो हिमाचल से सिर्फ यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ब्यास, रावी और चिनाब, यानी कि ऑप्शन ए ही वो नदियाँ हैं जो यहाँ से निकलती हैं, ब्यास भी, रावी भी और चिनाब भी। बाकी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पे एक आधी नदी ऐसी होगी जो हिमाचल से नहीं निकलती, यानी कि जिसका उद्गम हिमाचल में नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये है आपकी ऑप्शन बी, शानन। शानन जो कि मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थित है। सन 1925 में राजा जोगिंदर सेन ने अंग्रेज इंजीनियर कर्नल बेटी के सहयोग से सकराहटी गांव के पास विद्युत गृह बनाने की योजना बनाई। तो कर्नल बेटी ने अपनी टीम के साथ पहाड़ी के दूसरी ओर स्थित बरोट की उहुल नदी से कई किलोमीटर दूर जोगिंदर नगर तक पानी लाने के लिए सुरंग का निर्माण करवाया। इस सुरंग में पाइपलाइन के माध्यम से पानी को जो है वो सानन तक लाया गया, जहां पर बिजली घर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू whom इज भुंडा उत्सव सेलिब्रेटेड इन शिमला एंड मनाली। तो शिमला और मनाली में भुंडा उत्सव किससे संबंधित है? तो ये परशुराम से संबंधित है। ठीक है, परशुराम से, जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार थे। नेक्स्ट है इसमें है कि हिमाचल प्रदेश में भुंडा त्यौहार जो है नीरमंड में मनाया जाता है। यहाँ पर जो है खश जाति की जो नाग जाति के ऊपर विजय है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है। इसको संस्कृत ग्रंथों में नरमेघ यज्ञ, यानी कि इसमें नर की बलि देने वाला यज्ञ कहा गया है। मतलब इस यज्ञ में नर की बलि दी जाती थी। जो नीरमंड गाँव है उस गाँव को भगवान परशुराम ने ही बसाया था। ठीक है, जो परशुराम थे उन्होंने इसको बसाया था, तो एक ब्राह्मण गांव हुआ। नेक्स्ट है बाय व्हाट नेम इज द वाइसरीगल लॉज नोन, कि वाइसरीगल लॉज वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वाइसरीगल लॉज को वर्तमान में जाना जाता है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से, ऑप्शन डी के नाम से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में स्थित एक प्रतिष्ठित शोध संस्थान है। इसे 1964 में भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा स्थापित और 20 अक्टूबर 1965 से जो है इसने काम करना शुरू किया। 1964 में इसको भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा स्थापित किया था एज एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन मिकिन ब्रूरी फैक्ट्री इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट। जो मोहन बिकिंग ब्रूरी है, एक शराब बनाने का कारखाना है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी, सोलन जिले में ये स्थित है। और ये एशिया की पहली ब्रूरी थी, एक पहली शराब बनाने की एक ब्रूरी थी, कारखाने थे, एक छोटी सी कंपनी थी जहाँ पे शराब बनाई जाती थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1855 में एडवर्ड डायर ने की थी, जो कि जनरल डायर थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, ये उनके एंसेस्टर थे। तो ये कसौली में थी मोहन मिकिन, ये कसौली में थी आपकी मोहन मिकिन ब्रूरी। तो ये थी हमारी 100 क्वेश्चंस की सीरीज जो अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये 100+ क्वेश्चन जो है आपके लिए तैयार किए गए थे, ये बाइलिंगुअल में तैयार किए गए थे, जिसमें हिंदी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी है, इंग्लिश के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी है, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं तैयार किए गए थे, जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और लगभग रेगुलरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हुए हैं इस सीरीज़ में। तो ये हमारी पहली सीरीज़ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके जो भी फ्रेंड्स या भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे इसमें और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे आपके लिए इसको और कंफर्टेबल बनाया जा सके। और जो भी व्यक्ति, चाहे वो भाई है, बहन है, मेरा जो भी है, दोस्त है, वो पहली बार जो भी इस चैनल से जुड़ रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और मेरे चैनल को आगे अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू सो मच।